अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन के सिलसिले में है। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। एक इंसानी गुर्दा तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होता है और इस तरह मुख्तलिफ जानवरों की गुर्दों में नेफ्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के गुर्दों में 3000 से 30,000 तक नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के किडनी में वो 2 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा रेनल कार्पसल और दूसरा हिस्सा रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। रेनल कार्पसल यहाँ पर इस शक्ल में, ये जो शक्ल प्याला नुमा जो कप की तरह का शक्ल है और इसके दरमियान में एक कैपिलरीज का क्या है, एक जाल है, एक नेटवर्क है। तो ये रेनल कार्पसल कहलाता है। इसके बाद दूसरा हिस्सा इसका है रेनल ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है और ये ट्यूब्यूल्स यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है इसको रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब रेनल कार्पसल जो होता है, रेनल कार्पसल इसके फिर दो हिस्से हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। तो यहाँ पर शक्ल में ये जो हिस्सा है, जो कप नुमा है, जो कप की तरह है, जो प्याले की तरह है, ये बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। और इसके दरमियान में जो एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क दिखाया गया है या नजर आ रहा है या जाल सा है, इसको ग्लोमेरुलस का नाम दिया जाता है। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन्स कैप्सूल के एक बाहर की तरफ सेल होते हैं, एक अंदर की तरफ सेल होते हैं। जो बाहर की तरफ इसके सेल होते हैं इसको पेरिटल सेल कहते हैं। जो इसके अंदर की जानिब सेल होते हैं इसको विसरल सेल कहते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस के नीचे यहाँ पर एक सेल की तय होती है जिसको एंडोथेलियम सेल कहते हैं। ये एंडोथेलियम सेल है, ये नीले रंग से दिखाए गए हैं और ये एंडोथेलियम सेल कहलाते हैं। एंडोथेलियम सेल के बाद एक सब्ज रंग का जो पर्दा है, ये पर्दा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है और ये प्रोटीन और लिपिड्स से बना होता है ये पर्दा। इसके बाद सेल होते हैं और ये सेल एपिथेलियम सेल है जिसको पोडोसाइट सेल कहते हैं। ये पोडोसाइट सेल है। पोडोसाइट सेल के दरमियान में काफ़ी जगह होती है। इस तरह जो एंडोथेलियम सेल है, एंडोथेलियम सेल के दरमियान भी खाली जगह मौजूद है। इसके बाद ये दरमियान वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं और यहाँ पर ये यहाँ एक आर्टरी यहाँ पर दाखिल होती है और ये आर्टरी जो है इसको एफेरेंट आर्ट्रियूल कहते हैं और ये यहाँ पर फिर ये तकसीम दर तकसीम होकर एक जाल सा बना लेती है और इसके बाद फिर ये बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो इसका डायमीटर कम होता है, वो इसके डायमीटर से 3 के बराबर होता है और इसको एफेरेंट आर्ट्रियूल कहते हैं। इसके बाद हम रेनल ट्यूब्यूल की तरफ आते हैं। रेनल ट्यूब्यूल जो होते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनल्स और तीसरा इसका हिस्सा है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ से बोमेन कैप्सूल से ये शुरू हो जाती है, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। इस नेफ्रॉन के इस हिस्से की लंबाई 14 मिलीमीटर होती है और ये कन्वोलेटेड से मुराद
फोल्डेड है या क्वाइल्ड हिस्सा है या स्पायर्ड हिस्सा है, ये सीधा नहीं होता बल्कि ये क्वाइल्ड होता है, ये फोल्डेड होता है ये हिस्सा, और ये सबसे लंबा हिस्सा है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये सबसे लंबा है और इसकी लंबाई 14 मिलीमीटर के बराबर होती है। यहाँ पर इसका जो बॉडी जो है ये पूरा जो ट्यूब्यूल होता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, इसके जो सेल है ये क्यूबाइडल सेल, क्यूबाइडल या क्या होते हैं स्क्वामस सेल या क्यूबाइडेड सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो सारा दोनों ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ से यहाँ तक या ये हिस्सा ये क्यूबाइडल है, लेकिन ये जो लूप्स है ना, लूप्स का ये जो हिस्सा होता है, जो 3 हिस्सा होता है, ये सिर्फ क्या होता है ये स्क्वामस सेल पर क्या होता है मुश्तमिल है, ये स्क्वामस सेल है। बाकी जो बने होते हैं वो सेल क्या होते हैं क्यूबाइडल सेल इसको कहते हैं। और एक इस तरह है कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके सेल जो होता है यहाँ पर एक इसके अंदर सेल है, एक इसके यहाँ पर बाहर भी एक किस्म की सेल है, और ये सेल जो है ये एपिथेलियल सेल विद माइक्रोविलाई सेल ये कहलाते हैं। और ये इसकी सतह का रकबा बढ़ाता है और इसकी जो दोबारा फिल्ट्रेशन इसमें जज़ब करने की सलाहियत क्या होती है इसके साथ इसमें इजाफा आता है। तो इसके बाद दूसरा हिस्सा है नेफ्रॉन का, जहाँ वाला लूप ऑफ हैनल वाला हिस्सा। लूप ऑफ हैनल इसकी लंबाई तकरीबन 30 मिलीमीटर तक होती है, और ये जो सबसे नेफ्रॉन 2 किस्म के होते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं। जो बड़ा नेफ्रॉन जिसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, और इसका जो हेलन लूप होता है वो क्या होता है दूसरे जो कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं, इससे इसका हेलन लूप लंबा होता है। तो इसके 2 हिस्से होते हैं लूप ऑफ हैनल्स के, एक असेंडिंग वाला हिस्सा है और एक डिसेंडिंग वाला हिस्सा है। ये इसका डिसेंडिंग वाला हिस्सा कहलाता है, और ये 3 होता है, पतला होता है। और फिर ये हिस्सा जो इसका है ये इसका असेंडिंग वाला हिस्सा कहलाता है। और असेंडिंग वाला हिस्सा जो है ये फिर 2 पार्ट्स में तकसीम है। इसका कुछ हिस्सा 3 है और कुछ हिस्सा इसका तीख है। मसलन यहाँ से यहाँ तक हिस्सा ये 3 है, और यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है फिर वो तीख है, यानी फिर वो मोटा होता है। लेकिन ये जो डिसेंडिंग वाला हिस्सा है जो 3 है ये परमिएबल होता है, और जो असेंडिंग वाला हिस्सा होता है हाँ वो तीख है या 3 है, तो तीख है या 3 है, दोनों क्या होते हैं इम्परमिएबल होते हैं। ये हिस्सा भी इम्परमिएबल है और ये हिस्सा भी इसका इम्परमिएबल है। अब इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर के बराबर है, यानी ये लंबाई में क्या होता है बहुत कम होता है, छोटा होता है। और इसके बाद फिर कलेक्टिंग क्या होता है डक्ट शुरू होता है, जो यूरिन जो होता है इसमें फिर आखिर में जाता है। तो ये नेफ्रॉन की क्या है मुख्तसर इसका स्ट्रक्चर है। इसका एक हिस्सा ये जो है ये रेनल कार्पसल कहलाता है। रेनल कार्पसल के 2 हिस्से हैं, बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है। और जो दूसरा रेनल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है इसके 3 पार्ट्स हैं, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और एक लूप्स ऑफ हैनल है जो यू शक्ल का होता है, और तीसरा जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है। ये प्रॉक्सिमल से मुराद यहाँ पर करीब है, ये जो बोमेन के करीब होता है, और डिस्टल से मुराद जो बोमेन कैप्सूल से क्या होता है जो दूर वाला हिस्सा है इसको ये ट्यूब्यूल का कन्वोल्यूटेड इसको डिस्टल कहते हैं। और कन्वोल्यूटेड का मतलब वो तो क्वाइल है, फोल्डेड इसके मानों में आता है। तो अब हम इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं कि एक नेफ्रॉन किस तरह काम करता है और किस तरह ब्लड से ये यूरिन को क्या करता है बाहर निकालता है, खारिज करता है, यानी इसके दरमियान इसके इसमें यूरिन किस तरह बनता है। तो एक नेफ्रॉन में
यूरिन बनाने का जो अमल है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा इसका कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा हिस्सा इसका कहलाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा हिस्सा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो पहला हिस्सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, यहाँ पर ये ब्लड जब इस एफेरेंट आर्ट्रियूल के जरिए जब इस ग्रुलुमिनस में दाखिल होता है, तो चूंकि जब जो आर्ट्रियूल बाहर निकलती है वो इसका साइज, इसका डायमीटर कम होता है, इसका डबल होता है, तो इस यहाँ पर ब्लड जब अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पर प्रेशर आता है, और इस प्रेशर के अंदर इस ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो वेस्ट होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खुराक के अज्जा होते हैं, साल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसका तकरीबन 20% हिस्सा क्या होता है, यहाँ पर जो हमने पोडोसाइट सेल हैं या एंडोथेलियम सेल है, और यहाँ पर जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर एक अहम रोल अदा करती है, और ये जो तकरीबन इसका 20% प्लाज्मा फिल्ट्रेट होकर इस बोमेन कैप्सूल के इस हिस्से में यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये फिल्ट्रेट जो होता है, इस फिल्ट्रेट को नाम दिया जाता है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, इसमें ग्लूकोज होते हैं, इसमें इम्यूनो एसिड होता है, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें आयन्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, इसमें हार्मोन्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें पानी होता है, और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के आयन और इसमें शामिल हैं, चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये बोमेन कैप्सूल जब यहाँ पर आ जाता है, अब इसके बाद फिर ये क्या होता है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये क्या होता है, दाखिल होता है। जब इसमें दाखिल होता है तो बोमेन कैप्सूल में जो अमल होता है वो तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन के बाद ये फिल्ट्रेट जो होता है तैयार हो जाता है, और ये फिल्ट्रेट अब क्या होता है, ये ट्यूब्यूल्स में दाखिल होता है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब जाता है तो यहाँ पर जो होता है वो इसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो फायदेमंद चीजें क्या हो गए, इस फिल्ट्रेट में आ गए, वो दोबारा क्या होते हैं ब्लड में, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरी होती है ये बहुत बारीक कैपिलरीज में क्या होती है, तकसीम हो जाती है, और ये ट्यूब्यूल जो होता है, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है, इसके गिर्द एक जाल सी क्या करती है, वो बना लेती है। तो जब ये फिल्ट्रेट इस हिस्से में आता है तो इस हिस्से में जो सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी यहाँ पर एटीपी की मदद से और कुछ और भी हार्मोन्स है, इसकी मदद से, यानी यहाँ पर फोर्स के जरिए, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, इसके जरिए ये फिल्ट्रेट से बाहर आकर वहाँ ब्लड में चले जाते हैं। और जो क्लोराइड आयन होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए बाहर खारिज होते हैं, इसका डिफ्यूजन होता है। और जो शुगर है, इम्यूनो एसिड है, इस तरह और भी क्या है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, वो को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए क्या होते हैं, वो फिल्ट्रेट से निकल कर दोबारा ब्लड के अंदर चले जाते हैं। इस तरह जो वाटर होता है, वाटर वो ऑस्मोसिस के जरिए क्या होता है, यहाँ से खारिज हो जाता है। तो इस तरह ये 3-4 चीज़ें, हालांकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती है वो इस फिल्ट्रेट से बाहर निकलती है, लेकिन हम कुछ का देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, कुछ डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलते हैं, कुछ को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, इसकी मदद से क्या होता है, कुछ ऑस्मोसिस के जरिए, वाटर तो ऑस्मोसिस के जरिए बाहर दोबारा ब्लड में क्या होता है, चला जाता है। अब ये फिल्ट्रेट जब इस हेलन लूप में आता है, और इन लूप का जो हिस्सा डिसेंडिंग हिस्सा कहलाता है, जो कि इम्परमिएबल होता है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, ये वाटर जो होता है ऑस्मोसिस के जरिए ये बाहर निकल जाता है।
काफ़ी हिस्सा यहाँ पर H2O का पानी का ये ऑस्मोसिस के ज़रिए ये इस 3 हिस्से से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब फिल्ट्रेट फिर क्या होता है, इस असेंडिंग हिस्से में पहुंचता है। तो असेंडिंग हिस्से का जो पहला 3 हिस्सा है, इस 3 हिस्से में यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं, ये डिफ्यूजन के जरिए क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं इस फिल्ट्रेट से। और इसके बाद जब फिल्ट्रेट दाखिल होता है थिक हिस्सा में, जो हेलन लूप का थिक वाला हिस्सा होता है, थिक मोटे हिस्से में दाखिल होता है, तो यहाँ पर फिर सोडियम और क्लोराइड फिर आयन वो यहाँ से यहाँ पर भी निकलते हैं, और यहाँ पर जो निकलते हैं तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ से वो निकलते हैं। तो पानी जो होता है ऑस्मोसिस के जरिए, और सोडियम क्लोराइड 2 तरीकों से निकलता है। नीचे वाले 3 हिस्सा जो होता है वहां पर डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलता है, और ऊपर वाला जो थिक हिस्सा होता है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होता है, बाहर ये खारिज होता है। इसके बाद ये फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, वो डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूबवेल की तरफ चला जाता है, जिसकी लंबाई 1 मिलीमीटर के बराबर है। यानी इसकी लंबाई क्या है, सबसे कम है, सबसे लंबा हिस्सा ये है, इसकी लंबाई 14 मिलीमीटर, और इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर, और हेनलूप की लंबाई 30 मिलीमीटर होती है, और पूरा जो नेफ्रॉन होता है इसकी लंबाई 30 से 55 मिलीमीटर के बराबर होती है इसकी लंबाई। अब इस हिस्से में जब ये पहुंच जाता है, तो अब यहाँ पर जो हमने बताया कि तीसरा हिस्सा होता है, इसको ट्यूब्यूल सिक्रीशन कहते हैं। यानी यूरिन 3 मराहल में से गुजरता है। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो यहाँ पर हो जाता है, और इसके बाद फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो फायदेमंद चीज़ें फिल्टर हो गई वो दोबारा ब्लड में यहाँ पर क्या हो जाती है, मुख्तलिफ उसका या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए, या ऑस्मोसिस के ज़रिए, या को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से ये दोबारा क्या हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर जब ये हेनल लूप में आता है, हेनल लूप वाला हिस्सा बहुत अहम हिस्सा है, और ये यूरिन पे जो कंसंट्रेशन का होता है NSR, वो इस हेलन लूप्स पर होता है। तो इसके बाद जब ये क्या होता है, फिल्ट्रेट जब ये डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल, या जिसको DCT कहते हैं, इसमें दाखिल होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन का अमल होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन का अमल यह है कि अभी तक ब्लड के अंदर जो होते हैं, ब्लड के अंदर कुछ साल्ट ऐसे हैं, कुछ हाइड्रोजन आयन होता है, कुछ यूरिया होता है, वो दोबारा ब्लड से क्या हो जाता है, इसकी सिक्रीशन हो जाती है ब्लड से, और ये जो ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर ये चीज़ें क्या हो जाती है, नफूज कर जाती है, इसके अंदर वो चली जाती है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, या डिफ्यूजन के ज़रिए इसके अंदर। और इसके बाद जो ये फिल्ट्रेट होता है, ये इस कलेक्टिंग क्या होता है, डक्ट में आता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए अगर बाहर बॉडी में पानी की क्या है ज़रूरत है, पानी की कमी है, तो यहाँ से भी पानी क्या हो जाता है, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकल जाता है। और इसके बाद जो बाकी बचा होता है वो तकरीबन यूरिन में तब्दील हो जाता है, वो फिल्ट्रेट, और यूरिन फिर क्या होता है, यहाँ पर नीचे यूरेटर की तरफ चला जाता है, और यूरेटर के जरिए फिर वहाँ पर पेल्विस में आ जाता है। पहले पेल्विस में आता है, और पेल्विस से फिर यूरेटर में, और यूरेटर के जरिए फिर ये यूरिनरी जो ब्लेडर होता है इसमें, और यूरेटर के जरिए फिर जिस्म से फिर क्या होता है, बाहर खारिज हो जाता है। तो ये यूरिन बनाने का क्या था अमल, यूरिन बनाने के लिए यानी यूरिन जब बनता है तो ये 3 मराहल में से गुजर कर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, और एक सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और एक ट्यूबुलर सिक्रीशन है। इन मराहिल के बाद इसके बाद फिर क्या बनता है, यूरिन बन जाता है। अब ये टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन 2 किस्म के होते हैं। अक्सर नेफ्रॉन जो किडनी होती है, किडनी का जो कार्टेक्स वाला हिस्सा होता है,
नेफ्रॉन का अक्सर हिस्सा जो होता है इस कार्टेक्स वाले हिस्से में होता है। सिर्फ नेफ्रॉन दो किस्म के हैं, एक छोटे किस्म के होते हैं। छोटे ये मतलब है कि इसका जो हेलन लूप्स होता है वो छोटा होता है, और जो दूसरा होता है इसका क्या होता है, लंबा होता है हेलन लूप। इसी वजह से ये दो किस्म में तकसीम है। एक को कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं जिसका हेलन लूप इसकी लंबाई कम होती है, ये कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। और जिसका हेलन लूप क्या होता है वो लंबा होता है, इसको जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। यानी दो किस्म के। तो गुर्दों में अक्सर तकरीबन 70 से 80% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, और 20 से 30% जो होते हैं वो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो फर्क यह है, देखिए जो नेफ्रॉन का जो बोमेन कैप्सूल है या इसका जो क्या है रेनल ट्यूब्यूल्स हैं, तो रेनल ट्यूब्यूल्स और ये बोमेन कैप्सूल ये कार्टेक्स वाले हिस्से में होते हैं। ये ऊपर कार्टेक्स वाला हिस्सा है, नीचे मेडुला वाला हिस्सा है। तो ये पूरा जो हेलन लूप होता है वो थोड़ा क्या होता है मेडुला में आता है। और इसी तरह जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, जुक्स्टामेडुलरी, इसका हेलन लूप चूंकि लंबा होता है वो मेडुला में काफी नीचे तक चला जाता है। और ये इसके क्या है अहम है, क्योंकि इसका हेलन लूप ज्यादा होता है, तो ये यूरिन की कंसंट्रेशन में क्या करता है, बहुत अहम रोल क्या करता है, अदा करता है। इसका और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये कार्टेक्स से शुरू होता है, ये इसका कार्टेक्स है, और मेडुला से होता हुआ नीचे फिर यहाँ पर पेपिला सेल होते हैं, वहाँ तक ये क्या करते हैं यूरिन पहुँचाते हैं। यानी ये तकरीबन पेल्विस तक क्या होता है ये पहुँचता है, ये लंबा होता है। तो आज का लेक्चर इसी के साथ इख्तिताम को पहुँचता है। खुदा हाफिज़।